साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पे आप लोग का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर का सीरीज लेकर चल रहे हैं 10 साल पीछे। देखिए एसएससी और वनडे एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनका 10 साल पीछे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर चलेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में जाओ तो कुछ भी ना छूटे। तो जीके का एमसीक्यू फॉर्म लेकर चलेंगे। 25 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखिए एसएससी सीजीएल में 25 क्या है, जीके फॉर्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पीवाईक्यू के साथ विथ एक्सप्लेन चलेंगे। 2015 का है, 2015 में एसएससी सीजीएल ने एग्जाम कराया था। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचएबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है? यह एग्जाम में पूछा गया था 1 नवंबर 2015 को। तो यह ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण दंडनीय अपराध है। देखिए छुआछूत का जो भावना है इसमें बिल्कुल इस अनुच्छेद के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र ग्रह। देखिए शुक्र घने बादलों और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसे भोर का तारा भी कहते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में क्रूर सती प्रथा का अंत कर दिया? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राममोहन राय के सामाजिक प्रयासों से वर्ष 1829 में नियम 17 बना के, यानी नियम 17 उस समय बना के सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? यह हुआ था 1931 ईस्वी में। देखिए लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन। देखिए सभी एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन से बने होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाने में काम करते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मुख्य भूमि भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? यानी मुख्य भूमि जो भारत की है इस तरह से, तो किस राज्य की तट रेखा समुद्र से सबसे ज्यादा लंबा लगा हुआ है? तो भारत के गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर की तट रेखा समुद्र से लगता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह है एक सिंघी वाला गेंडा। देखिए असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के 2/3 एक सिंगी यानी एक सिंग वाले भारतीय गैंडों का सबसे सुप्रसिद्ध या बड़ा सुरक्षित घर है ये। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? यह है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है? तो मानी जाती है यकृत, लीवर। देखिए मानव शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे भारी आंतरिक अंग भी है जो पित्त रस का निर्माण करता है। तो अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की और इसको मनाने, इस दिन को यादगार बनाने के लिए यह 10 दिसंबर ये दिन तय किया गया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष 1526 में किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो यह है ऑप्शन सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। देखिए 21 अप्रैल
1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध घरेलू मिश्र धातु पीतल यानी ब्रैस निम्नलिखित में से किसका संयोजक है? यह संयोजक है तांबा और जस्ता का, यानी कॉपर एंड जिंक। देखिए, पीतल मुख्य रूप से तांबे, लगभग तांबा का 70% और जस्ते का 30% मिक्सर है, यानी इनको मिक्स करके बनाया जाता है। क्या चीज? तो पीतल धातु का निर्माण करते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है श्रीगुप्त को। देखिए, गुप्त राजवंश की स्थापना उन्होंने किया था। इनका महाराजा श्रीगुप्त लगभग 240 ईस्वी में प्राचीन मगध साम्राज्य के क्षेत्र में ये राज करते थे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस निचली परत में मौसम की सभी घटनाएं जैसे बादल, बिजली, वर्षा घटित होती है? ये होती है क्षोभ मंडल में, यानी टोपोस्फियर में। देखिए, क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली और घनी परत है जिसमें संपूर्ण जलवाष्प और धूलकण मौजूद होते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में शर्करा यानी शुगर को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन का उत्पादन कहां होता है? यह होता है अग्नाशय में, यानी पैंक्रियाज में। देखिए, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज की, तो इसमें लंगर हैज की द्वीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का मुख्य कार्यवाहक या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की सभी मुख्य गणनाओं, प्रोसेसिंग और निर्देशों को नियंत्रित करना इसका काम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? ये किया था महात्मा गांधी ने। देखिए, यरवदा जेल में उपवास के बाद महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता यानी छुआछूत निवारण के लिए पिछड़े वर्गों के सामाजिक सुधार के लिए इस संघ का गठन किया था। किसका? हरिजन सेवक संघ, 1932 में। चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी ज्वार नद, यानी एस्चुरी मतलब ज्वार नद बनाती है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ये है नर्मदा नदी। देखिए, नर्मदा और ताप्ती दक्षिण भारत की सभी नदियां किधर जाती हैं? बंगाल के खाड़ी में, मगर नर्मदा और ताप्ती कहां आती हैं? ये जो बंगाल की खाड़ी में नदियां आती हैं दक्षिण भारत की, तो यहां पर ये लगभग डेल्टा बनाती है, मगर नर्मदा और ताप्ती उल्टा बहती है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से बहती है। बहते हुए कहां आती हैं? अरब सागर में आती है। अरब सागर में ये डेल्टा न बना के एस्चुरी बनाती है, यानी ज्वार नद बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां कठोर चट्टानी भ्रंश घाटियों से बहने के कारण अपने साथ, यानी चट्टानों के जो कटाव के, जैसे 2 तरफ से चट्टान है, बीच में नाली जैसा है, इसमें से बहती है। तो इसमें अपर्दन करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, न मिट्टी, न कंकड़ या कुछ भी गाद वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगी? रिफ्ट वैली से बहती हुई क्या करेंगी? वो एस्चुरी बनाएंगी, यानी ज्वारनद बनाएंगे। चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था 1949 ईस्वी में। देखिए, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई में निजी कुछ धारकों ने इस केंद्रीय बैंक का भारत स्थापना किया था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, और भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया? 1949 ईस्वी में। चलते आगे, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पहली चमत्कारी एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखिए, स्कॉटिन यानी स्कॉटलैंड के स्कॉटिन वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में प्रयोगशाला में भूलवश पेनिसिलिन
नोटेटेड नामक कवक यानी फंगी की खोज की थी, जो एंटीबायोटिक के लिए बहुत उपयोगी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध और जीवन शास्त्री नृत्य रूप कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यानी सुप्रसिद्ध जीवन शास्त्रीय नृत्य रूप कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही होगा, केरल से। देखिए, कथकली केरल का एक पारंपरिक रंगीन नृत्य नाटक है जिसमें कलाकार भारी मुकुट, रंग बिरंगे चेहरे के मेकअप और भाव भंगिमाओं के द्वारा प्रदर्शन करते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकतांत्रिक संसद के पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन बने थे? ते बने थे जीबी मावलंकर। देखिए, गणेश वासुदेव मालवणकर यानी जीबी मालवणकर ने वर्ष 1952 से लेके 1956 तक आजाद भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य की किस हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो करती है पराबैंगनी किरणों से यानी यूवी रे से। देखिए, समताप मंडल में फैली ओजोन गैस की परत सूर्य की तीखी और घातक पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की संवैधानिक नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) में प्रावधान है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, विख्यात महाकाव्य ग्रंथ रामचरितमानस की रचना किस शासक के शासनकाल के दौरान हुई थी? ये हुई थी अकबर के समय। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और अवधी भाषा में सुप्रसिद्ध रामचरितमानस की उन्होंने उस समय रचना की थी। चलते आगे, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए, प्रीवियस ईयर अगर आप रिवीजन करते हैं तो ये जिससे दवा लेते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बीमारी आगे नहीं जाएगी। तो प्रीवियस ईयर अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर कर लीजिए, संबंधित एग्जाम पक्का क्रैक हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जीके जीएस का भी चल रहा है, इसको लाभ लीजिए, सब्सक्राइब तो कर लीजिए और लाइक कमेंट जो भी आपको जरूरत है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, उस अकॉर्डिंग वीडियो बनेगा और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।